नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हिंदी गुरु पाठशाला के चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि मैंने आप सबको बताया था कि जो क्लास है हिंदी से संबंधित वो शुरू हो चुकी है और उसकी सीरीज का ये तीसरा वीडियो है, जो कि हिंदी व्याकरण से संबंधित सीरीज है उसका ये तीसरा वीडियो है। तो जिसमें कि हमने दो वीडियो हमने बात कर ली है। एक में हमने थोड़ा कॉन्सेप्ट की बात की थी, दूसरे में हमने आपको स्वरों के बारे में कंप्लीट जानकारी दी थी। क्या होते हैं स्वर, कितने कितने प्रकार से होते हैं, क्या क्या चीजें होती हैं, ये सारी चीजें हमने जानकारी आपको दी थी। और अब हम शुरू करते हैं व्यंजन। तो आप सभी को बता दें कि अब व्यंजनों की बारी है और अगला टॉपिक हमारा आता है व्यंजन। व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं ये सारी जानकारी हम लोग देखेंगे। तो ध्यान से सुनिएगा, देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। व्यंजन, व्यंजन की अगर हम छोटी सी परिभाषा देखें तो व्यंजन की परिभाषा होती है स्वरों की सहायता से, स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण, स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। जाहिर सी बात है, जब तक स्वर सहायता नहीं देगा तब तक व्यंजन को आप बोल नहीं सकते हैं। अगर मैं यहाँ का लिख दूं, ये आपका क्या है, व्यंजन है। और अगर मैं इसमें जब तक इस आ को नहीं लिखूंगा तब तक आप इस का को नहीं बोल सकते। इस बात को ध्यान रखेंगे। तो कहने का मतलब है, इस का को बोलने के लिए आपको आ की आवश्यकता है, यानी एक स्वर की आपको आवश्यकता है। तो ये चीज होती है व्यंजन के बारे में। तो इसीलिए कहा जाता है स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। चलिए व्यंजन की बात करते हैं। तो व्यंजन के प्रकार चार होते हैं। ध्यान से सुनिएगा, व्यंजन के कितने प्रकार होते हैं? चार प्रकार होते हैं व्यंजन के। इस बात को ध्यान रखेंगे, प्रकार कितने होंगे? चार। लेकिन एक दूसरा आधार होता है। अगर वो आपसे कह देगा प्रयत्न के आधार पर कितने प्रकार होते हैं, किसके? व्यंजन के, स्वरों के नहीं। एक स्वरों में भाई हम आपको बता चुके हैं कि स्वरों के कितने प्रकार होते हैं प्रयत्न के आधार पर। तो यहां व्यंजन के प्रयत्न के आधार पर कितने प्रकार होते हैं? तो आंसर हमारा हो जाएगा तीन। इस बात को ध्यान रखना है, प्रयत्न के आधार पर तीन प्रकार होते हैं व्यंजन के। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं, सबसे पहले हमने क्या बताया, स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। व्यंजन के चार प्रकार होते हैं। लेकिन अगर इस क्वेश्चन को बदलेगा, कहेगा प्रयत्न के आधार पर कितने प्रकार होते हैं, ये क्वेश्चन आया हुआ भी है, इसलिए ध्यान रखेंगे। प्रयत्न के आधार पर व्यंजन तीन प्रकार के होते हैं। और ये जो चार, अब आपको तीन वो जो है वो हम लास्ट में बताएंगे पढ़ने पूरा कंप्लीट करने के बाद। लेकिन अभी आप सिर्फ इन चार को पढ़ेंगे, पूरा का पूरा चार। चार कौन कौन से होते हैं? पहला होता है स्पर्श व्यंजन, दूसरा होता है अंतस्थ व्यंजन, तीसरा होता है ऊष्म व्यंजन और चौथा होता है संयुक्त व्यंजन। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और संयुक्त व्यंजन, ये चार प्रकार के व्यंजन होते हैं। इन व्यंजनों के बारे में हम विस्तृत चर्चा करते हैं। सबसे पहला होता है कौन सा? स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन सबसे पहला व्यंजन है। स्पर्श व्यंजन के बारे में पढ़ने से पहले आपको बता दें कि स्पर्श व्यंजन का दरअसल नाम ही क्यों पड़ा स्पर्श। दरअसल क्या होता है, जब कभी भी किसी टॉपिक की हम डिटेल में चर्चा करते हैं तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है। और मैं चाहता हूं कि इस वीडियो में सिर्फ फैक्ट रहे, सिर्फ हम फैक्ट की बात करें और फैक्टों को क्लियर करते हैं। और कभी एक सीरीज हम शुरू करेंगे, जैसा आप लोगों का रिस्पॉन्स रहेगा, जैसा कि, क्योंकि हालांकि अभी तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है आप सबका, बहुत ज्यादा ही आप लोग पसंद कर रहे हैं, मेरी अपेक्षा से ज्यादा है। जैसा कि मैंने सोचा था उससे ज्यादा आप लोग पसंद कर रहे हैं और आप सबका बहुत सपोर्ट है। तो कॉन्सेप्ट जैसे ही शुरू करते हैं ना, फिर बहुत टाइम लगता है। तो चलिए हम फिलहाल तो कॉन्सेप्ट पर अभी बात नहीं करेंगे, सबका कोई ना कोई लॉजिक है, कोई ना कोई कारण है इनके नाम का, नामकरण का। चलिए फिलहाल तो हम बात करते हैं स्पर्श व्यंजन के कितने प्रकार, कितने, पांच वर्गों में स्पर्श व्यंजनों को बांटा जाता है। कितने वर्गों में? पांच वर्गों में स्पर्श व्यंजनों को बांटा जाता है। और उन पांच वर्गों में 25 वर्ण होते हैं। ध्यान रखना, स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? 25। लेकिन कुछ शर्तों पर 27 हो जाते हैं। वो 27 कब होंगे, कैसे होंगे, बात करेंगे आगे, अभी नहीं। बस बात आपको क्या करनी, स्पर्श व्यंजन कितने, पांच वर्गों में विभाजित किए जाएंगे। संख्या कितनी होगी? 25। पांच वर्ग जो होंगे वो पहला वर्ग होगा का वर्ग, दूसरा वर्ग होगा चा वर्ग, तीसरा होगा टा वर्ग, चौथा होगा ता वर्ग और पांचवा होगा पा वर्ग। पहला होगा का वर्ग, दूसरा होगा चा वर्ग, तीसरा होगा टा वर्ग, चौथा होगा ता वर्ग, पांचवा होगा पा वर्ग। इन सबके नीचे मैंने हलंत इसलिए नहीं लगाया है क्योंकि हम सभी को बोल रहे हैं, सब में स्वर शामिल है। अगर आप सिर्फ व्यंजन की बात करेंगे तो ये है, लेकिन इसमें आपने आ जोड़ दिया तब ये का बना है और हमने किसी पर हलंत नहीं लगाया, इस बात को ध्यान रखेंगे। व्यंजन को लिखने के लिए उसमें हलंत लगा होना जरूरी होता है, लेकिन जैसे ही उसमें स्वर शामिल हो जाता है फिर वो हलंत उससे हट जाता है, वो अपने आप में पूरा हो जाता है। तो देखिए, जो हमारा का वर्ग होता है उसमें पांच होते हैं, का, खा, गा, घ, या। फिर हमारा चा वर्ग होता है, चा, छा, जा, झा, या।
ठीक है, टा वर्ग होता है टा ठा डा ढा णा, टा ठा डा ढा णा। ता वर्ग जो होता है ता था दा धा ना। पा वर्ग जो होता है पा फा बा भा मा। ये हमारे पांच पांच हर वर्ग में होते हैं। हर वर्ग का ध्यान रखना, हमने यहाँ पर बहुत छोटा सा लिख रखा है, आप लोग ध्यान दे रहे होंगे तो शायद 1 नंबर, ये कितना है 2 नंबर, ये कितना है 3 नंबर, ये कितना है 4 नंबर, ये कितना है 5 नंबर। तो ध्यान देंगे, किसी भी वर्ग का पहला जो होता है वो ये पांचों होते हैं। अगर मैं आपके सामने एक लाइन लिख दूं कि दूसरा तीसरा और चौथा, तो दूसरा तीसरा चौथा का मतलब क्या हो गया कि ये दूसरा ये तीसरा ये चौथा, तो दूसरा पूरे सभी वर्गों के, तीसरे सभी वर्गों के, चौथे सभी वर्गों के, तो ये सब के सब 15 वर्ण हो जाएंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, स्पर्श व्यंजन। इसके का वर्ग जो होता है वो हमारा कंठ होता है, पूरा का पूरा वर्ग कैसा होता है, कंठ होता है। तालव्य जो होता है वो चा वर्ग होता है, चा वर्ग जो होता है वो तालव्य होता है, आपके सामने लिखा हुआ है तालव्य। चा वर्ग कंठ होता है का वर्ग, और मूर्धन्य यानी कि जीवा से बोले जाते हैं वो क्या होते हैं, वो होते हैं टा वर्ग के। सभी टा वर्ग मूर्धन्य होते हैं, इस बात को ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं दंत। तो दंत जो होता है हमारा वो क्या होता है, वो ता वर्ग होता है, ता वर्ग। ये नया हमको मिला है, क्योंकि स्वर कोई भी दंत नहीं होता है, इस बात को हमको ध्यान रखना है। स्वर कोई भी दंत हमको नहीं मिलेगा, लेकिन व्यंजनों में दंत शुरू हो जाते हैं। एक नया उच्चारण स्थान हमको मिल गया, कौन सा, दंत। तावर्ग जो होता है वो दंत होता है, सभी तावर्ग पांचों किसमें होंगे, दंत में। ओष्ठ जो होगा वो हमारा पावर्ग होगा। पावर्ग जो होगा, आप लोग जब बोल रहे होंगे ना तो आपको चीजें समझ आ रही होंगी। ता को बोलते समय क्या होता है, दांतों से जीभ टकरा रही है। चा को बोलते समय जीभ तालू से टकरा रही है, और अगर पा को बोल रहे हैं तो दोनों होठ आपस में स्पर्श हो रहे हैं, मिल रहे हैं, इसलिए उनको ओष्ठ कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, ओष्ठ हो गया हमारा पावर्ग। अगर हम इन सबके, ये 5 लिखा है, सबके पंचमा अक्षर की बात करें, यानी सबका पांचवा, तो ये सबका जो पांचवा है ना उसको हम पंचमा अक्षर कहते हैं। पंचमा अक्षर इसलिए कहते हैं क्योंकि हर वर्ग का पांचवा है, आसान है, कोई दिक्कत नहीं होगी। हर वर्ग का पांचवा है, इसलिए इसको हम पंचमा अक्षर कहते हैं। लेकिन इसका एक और नाम होता है, इन सभी पांचों की बात कर रहे हैं, इन सभी पांचों को पंचमा अक्षर कहते हैं। इसका एक और नाम है जिसका नाम है अनुनासिक। अनुनासिक का मतलब होता है जो नाक के सहारे से बोले जा रहे हो। तो ये सारे के सारे वर्ण आप नाक के सहारे से बोलेंगे, इसमें कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। नासिक की भी वही चीज है, तो इनके अलग अलग नामों से हो सकता है इनको पुकारा जाए, तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे। पंचमाक्षर, अनुनासिक और नासिक के हम आपको हाईलाइट कर देते हैं। ये अनुनासिक, नासिक और ये पंचमाक्षर, ये तीनों नाम जो है वो इन पांचों के हैं। किसके, इन पांचों के, याद रखना, इन पांचों के ये तीनों नाम है। अब सुनिएगा ध्यान से, ये जो चा वर्ग आपको दिख रहा है, चा वर्ग के ये चा छा जा झा, ये 4 वर्ण आपको जो दिख रहे हैं, ये चारों के चारों जो है वो क्या है, वो स्पर्श संघर्षी है। संघर्षी है, संघर्ष इनमें है, घर्षण इनमें हो रहा है, लेकिन स्पर्श व्यंजनों में है चूंकि ये, तो इस वजह से इनको नाम हमने दे दिया स्पर्श संघर्षी। इस बात को ध्यान रखना है। स्पर्श संघर्षी हमने चा छा जा झा, ये 4 वर्ण हमारे स्पर्श संघर्षी हो गए। इसके बाद ये जो खा और गा आपको दिख रहा है, खा और गा, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जा रहा है आजकल, बड़ा पॉपुलर सा क्वेश्चन है खा और गा वाला। खा और गा जो है वो हमारी कैसी है, नवीन विकसित ध्वनिया है। नवीन विकसित ध्वनिया यानी नई जो विकसित हुई है ध्वनिया, वो है हमारी खा और गा। नवीन विकसित ध्वनिया, ध्यान रखना कौन सी है, खा और गा। ये दिख रही है आपको सामने, खा और गा, हमने ये एरो बनाया है। थोड़ा सा आप जब इस वीडियो को देखेंगे ना तो आप ध्यान से देखना, क्योंकि हमने थोड़ा महीन सा लिखा है, समझ आ रहा होगा आपको सब, लेकिन कोशिश करना ध्यान से, अगर कोई स्लिप होता देखे तो आप ध्यान देना बोर्ड पर। तो ये खा और गा, नवीन विकसित ध्वनिया, ये पंचमा अक्षर है। अनुनासिक इनको ही कहते हैं, नासिक भी इन्हीं को कहते हैं। चा छा जा झा स्पर्श संघर्षी है। कंठ जो का वर्ग है पूरा का पूरा कंठ है। तालव्य जो है वो चा वर्ग है। मूर्धन्य है टा वर्ग, दंत है ता वर्ग, और ओष्ठ है पा वर्ग। ये तो हमारे हो गए स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी, 25। हर वर्ग में 5 है तो 5 वर्ग में 25 हो गए, 5 × 5 25। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो अगला आता है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन जो होते हैं, अंतस्थ, अंतः, याद रखना, अंतः धन स्थ, यानी अंतः माने होता है मध्य।
आपने अंतःपुर सुना होगा, अंतःपुर का मतलब होता है मध्य में रहने वाले, महिलाओं का निवास अंतःपुर होता था। तो जहां पर जो मध्य में लोग रहते थे, स्पेशली महिलाएं ही रहती थी, पहले महल हुआ करते थे, उनमें राजाओं के महलों के जो मध्य में स्थान होता था वो महिलाओं के निवास के लिए होता था, इसीलिए अंतःपुर उसको बोलते थे। तो अंतस्थ का मतलब ही है कि अंतः यानी मध्य में स्थित वर्ण कौन से, ये क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जामिनर आपसे कि बताइए कि वे कौन से वर्ण होते हैं जो वर्ण, वे कौन से व्यंजन है जो मध्य में स्थित है, तो उनको हम कहते हैं अंतस्थ। दरअसल अंतस्थ का नाम ही है, वो खुद ही बता रहा है अपने नाम से कि ये क्या है, ये मध्य में स्थित है। इनकी संख्या कितनी होती है, 4, ये चारों आपको दिख रहे हैं। चारों में से या का जो उच्चारण स्थान है वो क्या है, तालव्य है। मूर्धन्य किसका है, रा का, जीभिया से बोला जा रहा है। और ला जो है वो क्या है, वो दंते है, ला हमारा दंते है। अब देख रहे हैं, आप देख रहे होंगे मैंने महीन सा एक स्टार बना रखा है वा पे, इसलिए बना रखा है क्योंकि ये जो वा है ना, ये इकलौता ऐसा वर्ण है जो हिंदी वर्णमाला में दंतोष्ठ है। इकलौता ऐसा वर्ण है जो हिंदी वर्णमाला में दंतोष्ठ है, इस बात को ध्यान रखना है। कोई और दंतोष्ठ नहीं है। हाँ, एक ऐसा वर्ण और बनता है, ये फा वाला, इस पर हम कभी कॉन्सेप्ट में जब बात करेंगे तब हम बात कर लेंगे, अभी फिलहाल ज्यादा बात इस पर नहीं करनी है, क्योंकि हम यहाँ कॉन्सेप्ट फैक्ट की बात कर रहे हैं, तो फैक्ट पर ही रहेंगे, हम कम समय में ज्यादा चीजें देने की बात करेंगे, कोशिश करेंगे। अब सुनिए, या जो है ना वो तालव्य है उच्चारण स्थान के आधार पर, ये बात ध्यान रखना, सबके उच्चारण बोल कहां से रहे हो आप। रा जो है उसको आप मूर्धा यानी जीभा के सहारे से बोल रहे हैं, ला जो है उसको आप दंत, जीभा दांतों से टकरा रही है उससे बोल रहे हैं, वा जो है वो दंतोष्ठ है, दांत और ओष्ठ से। इसको आप जब बोलेंगे ना तो आपको समझ से बाहर होगा, दंतोष्ठ कैसे हो रहा है सर, दांतों से कहां टकरा रही है जीभा, लेकिन ये दंतोष्ठ होता है, ध्यान रखना, याद कर लीजिए, रट लेना इसको। अब सुनिए, रा जो है ना उसका मूर्धन्य तो उच्चारण स्थान है, लेकिन उसका एक नाम और है, क्या, प्रकंपित। प्रकंपित का मतलब यह है जब रा बोल रहे हैं तो आपकी जीवा कंपन कर रही है, जब भी आप रा बोलेंगे तो आपकी जीवा कंपन करेगी, इस बात को ध्यान रखेंगे, इसीलिए इसको नाम प्रकंपित है। एक और नाम है, इसको भी आप रट लेना, एग्जाम में आपको हूबहू क्वेश्चन ऐसे ही मिलेगा रखा हुआ, लुंठित। लुंठित किसको कहते हैं, रा को, याद रखना, रा को ही लुंठित कहते हैं। आप बस प्रकंपित और लुंठित को याद रखना, एक ही होगा। प्रकंपित रा है, रा में कंपन हो रहा है बोलते समय, आप जब बोलेंगे तो जीवा में कंपन होगा, तो इस वजह से रा प्रकंपित है और प्रकंपित जो है वही लुंठित है, आप ऐसे याद रखो तो याद हो जाएगा आपको। फिर आता है हमारा ला। ला हमारा पार्श्विक है। हमने आपसे पहले ही बोला है कि हम नहीं चाहते, थोड़ा कॉन्सेप्ट पर चर्चा बहुत ज्यादा नहीं करना चाहते, हम चाहते हैं आपके एग्जाम में क्वेश्चन सही हो। कॉन्सेप्ट अगर आपको नहीं भी आता है तो कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी अगर हम बात करें, थोड़ा अपने आप को रोक नहीं पा रहे हैं, ला जो है वो पार्श्विक क्यों है, उसका कारण यह है कि जब ला बोल रहे होते हैं तो जीभा जो होती है वो दांत से टकराती है ऊपर, और जो हवा है ना, हवा वो जो जीभा है उसके पास से निकल जाती है, और जब वो हवा पास से निकलती है इसीलिए उसको पार्श्विक बोलते हैं, यही कारण है पार्श्विक बोलने का। तो ये वा दंतोष्ठ हो गया। एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट इसमें बनता है, वो है या और वा को लेकर। या और वा हमारे अर्ध स्वर है। कारण क्या है जो या और वा अर्ध स्वर है, सुनिएगा ध्यान से। या और वाह इसलिए अर्ध स्वर है क्योंकि या जो बना है वो ई प्लस आ से बना है। अब ई भी स्वर आ भी स्वर, दोनों के मिलने से बना कौन, या। दोनों स्वरों से मिलकर एक व्यंजन का निर्माण हो गया, तो इसका मतलब वो क्या हो जाएगा, वो सीधे सीधे हमारा क्या होगा, अर्ध स्वर होगा। ये लिखा है आपके सामने, अर्ध स्वर। फिर उसके बाद वा की बात करें तो ऊ प्लस आ, ऊ प्लस आ के मिलने से वा बन गया। अब ऊ भी स्वर है, वा आ भी स्वर है, अब हम पढ़ रहे हैं व्यंजन, तो ये तो बड़ा अजीब सी घटना हो गई कि दो स्वरों के मिलने से एक व्यंजन का निर्माण हो गया। तो जैसे ही दो स्वरों के मिलने से एक व्यंजन का निर्माण होगा, आंसर क्या होगा, अर्ध स्वर। रा को आप ध्यान ना देना, हालांकि आपके मन में एक प्रश्न चल रहा होगा कि सर री प्लस आ के मिलने से भी तो रा बनता है, लेकिन आपको बता दें कि री जो है ना वो सारे गुण स्वर के नहीं रखता है, क्योंकि री को आप री भी पढ़ते हो और इसमें व्यंजन का उच्चारण पहले से ही हो रहा है, तो ये कारण है, इसको हम नहीं काउंट करते हैं। ध्यान रखना, किसमें, अर्ध स्वर में हम काउंट नहीं करते हैं। कौन कौन से, या और वा अर्ध स्वर में काउंट होते हैं। री क्यों नहीं होता, कारण एक ही है, री को बोलते समय री लिख सकते हो आप, कई बार आपने ऋतु लिखा देखा होगा, ऋतु आप ऐसे भी लिखते हो और ऋतु आप ऐसे भी लिखते हो, कारण ये है ऋतु ऋतु एक ही जैसे है। अब बस फर्क इतना है, ये री है स्वर और ये री व्यंजन है, तो यहां पर व्यंजन और स्वर जो रहते हैं ना वो एक ही जैसे दिख रहे हैं उच्चारण में, तो इसीलिए हम कहते हैं री जो है वो पूरी तरीके से स्वरों का
कार्य पूरा नहीं करता, कई बार वो व्यंजन जैसा उच्चारित होता है, कई बार नहीं लगभग हर बार, तो इस वजह से इसको हम नहीं रखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये या और वा क्या हो गया, अर्धस्वर। अंतस्थ में अगर हम बात करें, या तालव्य होता है, रा मूर्धन्य होता है, रा को ही हम प्रकंपित या लुंठित कहते हैं, ला को दंत कहते हैं, और ला का ही एक और नाम है क्या, पार्श्विक, और वा जो है वो क्या है, दंतोष्ठ है। तो ये हमारे कौन थे, अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजनों को हम कहते हैं जो मध्य में व्यंजन स्थित होते हैं, 4 इनकी संख्या होती है, ये हो गया। अगला आता है नंबर 3, जो व्यंजन के प्रकार हैं 4, उसमें नंबर 3 ऊष्म व्यंजन। ऐसे व्यंजन जिनको बोलते समय मुख में ऊष्मा पैदा होती है, मुख में ऊष्मा पैदा होती है, उनको हम क्या कहते हैं, ऊष्म व्यंजन। अब ये ऊष्म व्यंजन कौन कौन से होते हैं, एक तो शा होता है, एक शा होता है, एक सा होता है, और एक हा होता है। ये 4 ऊष्म व्यंजन होते हैं। ये शा तालव्य होता है, ये शा मूर्धन्य होता है, ये सा दंत होता है, और ये हा जो है वो कंठ है। यानी इसको ताल से बोलते हैं, इसको मूर्धा से बोलते हैं, इसको दंत से बोलते हैं, और ये हा जो है उसको कंठ से बोलते हैं। इस हा का एक और नाम है जिसका नाम है काकल्य। ध्यान रखना है, इस हा का एक और नाम है, इसको सब याद कर लेना, हा को, जिनके अलग अलग नाम है, ला का अलग नाम है पार्श्विक, रा का प्रकंपित या लुंठित, हा का काकल्य, ये सब याद रखेंगे। ये ऊष्म व्यंजन है, इनको हम स्पर्श, जैसे यहां हमने देखा था स्पर्श संघर्षी थे, वैसे ही हम इनको संघर्षी भी कहते हैं। दोस्तों लाइट का व्यवधान आ रहा है, थोड़ा सा लाइट दिक्कत कर रही है आज, तो हम चाहते हैं कि इस वीडियो को हम यहीं पर रोकते हैं। आप अंतस्थ व्यंजन पढ़ चुके हैं, ऊष्म व्यंजन पढ़ चुके हैं, आगे का जो संयुक्त व्यंजन है उस पर हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए हम आपसे इजाजत लेते हैं। अभी लाइट को लेकर दिक्कत हो रही है, तो आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट लें तो पहले वाला लेना, अभी नहीं, अभी थोड़ा सा आपको अंधेरा सा लग रहा होगा। और आप लोग कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए। कुछ व्यवधान है क्योंकि मेरे पास प्रॉपर स्टूडियो नहीं है, मेरे पास, आपसे बार बार ये बात कह रहा हूं, लेकिन हाँ, समय आते आते धीरे धीरे चीजें बदलेंगी और हमारे पास एक अच्छा स्टूडियो भी होगा, बिल्कुल होगा, जैसे जैसे आपका सहयोग बढ़ता जाएगा। बाकी मैं आपको कंटेंट बहुत अच्छा दूंगा, हमें पढ़ाई से मतलब है, जरूरी नहीं हमारे पास बहुत अच्छी व्यवस्था हो, एसी में बैठे हो, ये जरूरी नहीं करता। हम कांटों में बैठकर भी पढ़ सकते हैं, जंगल में बैठकर भी पढ़ सकते हैं। तो बस यह व्यवस्थाएं थोड़ी कम है, आज के लिए हम इतना ही वीडियो रखते हैं, बाकी बातें हम कल करेंगे। ये संयुक्त व्यंजन की बात हम कल करेंगे, चर्चा करेंगे, कुछ और भी चर्चाएं हमको करनी है, उनकी बात हम करेंगे अगले वीडियो में। कल का मतलब ये है। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, थोड़ा सा अंधेरा लग रहा है, काला काला सा दिख रहा हूं, वैसे ही काला हूं तो क्षमा चाहते हैं। तो आज के लिए धन्यवाद, इतना पूरा वीडियो देखने के लिए सभी को हृदय से मेरी तरफ से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।